जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सो क्विकली हम इस क्लास एक्टिविटी को डिस्कस कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू जो है डिस्क्रिप्टिव क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें एक सिनेरियो गिवन है और हमें डिफरेंट तरह के उसने वेरिएबल्स दिए हुए हैं और वो हमसे पूछ रहे हैं कि जो डेटाबेस है कस्टमर का डेटाबेस, इसमें ये जो डिफरेंट तरह की वेरिएबल्स हैं हमने इनके स्केल के बारे में बताना है। लाइक नेम ऑफ द कस्टमर is a nominal scale, ID number is a nominal scale because it is just differentiating. Region of the country like east, south, midwest, west, so this is also a nominal scale. Amount of purchase is a scale, ठीक है, so इसको आप ratio scale भी कह सकते हो. Item purchase, it is also a scale type of data, ठीक है, जो हमारे पास आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसके अंदर हमारे पास क्या जगह जो एनवायरमेंटल एजेंसी के पर्सपेक्टिव से एग्जांपल है, इसमें हमारे पास है जी हमने मैन्युफैक्चरर का डाटा लिया है. सो फर्स्ट दैट इज अ टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरर, नॉमिनल स्केल, टाइप ऑफ व्हीकल इज अ नॉमिनल स्केल, वेट इज अ स्केल, सो यू कैन से इट्स अ रेशियो स्केल आपके पास आ जाएगा. हॉर्स पावर इज अ रेशियो स्केल, गैस माइलेज इज अ रेशियो स्केल डाटा है. So this is just example कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन से टाइप के स्केल का जो है वो पर्टिकुलर वेरिएबल है. ओके, जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास था दैट वाज कि हमें डाटा गिवन है और हमें कहा गया था कि हमने जी मीन कैलकुलेट करना है, राइट. सो वी नो दैट कि जी मीन का फार्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स ओवर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज. सो हम सिंपली जमा कर देंगे और नंबर ऑफ वैल्यूज पर डिवाइड कर देंगे विच इज 9. सो n is 9, so 9 पे डिवाइड हो जाएगा. जबकि मीडियन कैलकुलेट करते वक्त हमने कहा था कि हम डाटा को अरेंज करेंगे, सो जो कि ऑलरेडी रेंज फॉर्म में है. सो जो आपकी सेंटर्ड वैल्यू होगी वो आपका मीडियन होगी. सो दैट मीन्स 7.838 इज द मीडियन, ठीक है. देन हमने कहा था कि हमें Q3 लेट से कैलकुलेट करना. ओके, सो Q3 ओके, सो हम डिस्कस कर रहे थे कि मीन में हमारे पास क्या जगह सबको हम प्लस करेंगे और नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर देंगे. जबकि मीडियन में हमने कहा कि हमने डाटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर वाइज बिकॉज द नंबर ऑफ वैल्यूज आर 9 व्हिच इज ऑड. सो अगर ऑड नंबर्स हो तो हम कहते हैं कि आफ्टर अ रेंज जो सेंटर्ड या मिडिल वैल्यू होती है वो आपका मीडियन होती है. सो राइट नाउ जो मीडियन है जिसको हम एक्स टिल्डा साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, सो दैट इज 7.38, राइट. ओके, सो इसमें हमारे पास क्या नेक्स्ट वो हमसे कह रहे हैं Q3. सो Q3 हमने निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था, दैट वाज थर्ड क्वार्टर, दैट वाज 3 into n plus 1 divided by 4 into tth value. So this was the formula for the quartile, third quartile. The amount was in a variable form, so that's why we have to calculate the arithmetic mean instead of the geometric mean and the harmonic mean. So remember that हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप हो, मीन अगर x आपके पास जो है वो कांस्टेंट हो, ओके दिस वाज कांस्टेंट हो अगर आपके पास, जबकि y जो है वो वेरिएबल फॉर्म में हो, तब आप जो है वो हार्मोनिक मीन अप्लाई करते हो. बट अगर आपका x वेरिएबल फॉर्म में है और y कांस्टेंट है तो देन हम अरिथमेटिक मीन अप्लाई करेंगे. So right now because the data was given is in dollar per customer, so that mean आपका x जो है वो वेरिएबल फॉर्म में, y जो है वो कांस्टेंट है, that means 9 कस्टमर है और every customer is spending different amount of money. So that's why जो है वो हम अरिथमेटिक मीन को जो है वो कैलकुलेट करें. By the way, so अगर सिंपल मीन लिखा हो so that means that is the arithmetic mean. Okay. ओके, सो अभी हम डिस्कस करते हैं कि हाउ वी विल कैलकुलेट रेंज IQR. सो फर्स्ट हम डिस्कस कर ले कि हमने डिस्कस किया हाउ वी कैन कैलकुलेट द मीन, हाउ वी कैन कैलकुलेट द मीडियन. नाउ वी वर डिस्कसिंग हाउ वी कैन कैलकुलेट द थर्ड क्वार्टर. सो Q3 would be equal to 3 into n plus 1 divided by 4 into tth value, right? So this was the third quartile formula. So that was 3 और n जो number of values है वो है ये हमारे पास 9 values है. So 9 plus 1 10 divided by 4 into tth value. So that means
30 divided by 4 which would be equal to 7.5 th value, right? So हमने कहा था कि थर्ड क्वार्टाइल, एग्जैक्ट थर्ड क्वार्टाइल निकालने के लिए अब 7.5 का मतलब ये है कि 7th और 8th वैल्यू के दरमियान में कहीं पे Q3 की वैल्यू लाई कर रही है। सो वो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन से पहले वाला नंबर है दैट इज 7th वैल्यू, ओके, 7th वैल्यू प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय, सो इससे जो नेक्स्ट नंबर है विच इज 8th वैल्यू माइनस 7th वैल्यू, ठीक है जी। सो दिस इज अ फॉर्मूला। सो 7th वैल्यू है हमारे पास 8.46, ओके, प्लस 0.5, देन जो 8th वैल्यू है विच इज 8.47 माइनस जो 7th वैल्यू है दैट इज 8.46। सो अगर हम सब्ट्रैक्ट करें 0.5 से मल्टीप्लाई कर दें, ऐड कर दें 8.46 में, सो वी वुड बी एबल टू गेट द एग्जैक्ट थर्ड क्वार्टाइल, ठीक है। लेट्स से वो मेरे पास आंसर आता है 8.463, जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ कि लेट्स से ये मेरे पास आंसर आता है। सो इसकी इंटरप्रिटेशन हमने क्या पढ़ी थी कि एटलीस्ट 75% वैल्यूज ऐसी हैं जो इसके इक्वल या इससे कम है, ठीक है। सो इसको आप यूं भी इंटरप्रेट कर सकते हो कि जो एटलीस्ट आपके पास जो 75% कस्टमर्स ऐसे आ रही है जो $8.463 या उससे कम स्पेंड करते हैं, या हम इसको यूं भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि एटलीस्ट 25% कस्टमर्स ऐसे हैं जो $8.463 या इससे ज्यादा खर्च करते हैं, ठीक है जी। रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन, क्योंकि हमने पढ़ा था जो क्वार्टाइल्स हैं, परसेंटाइल्स हैं, डिसाइल्स हैं, ये बेसिकली आपको पोजीशन के बारे में इंडिकेट करते हैं। सिमिलरली मीडियन भी आपको एग्जैक्टली स्टैंडर्ड पोजीशन इंडिकेट करते हैं। सो मीडियन हो, क्वार्टाइल्स हो, डिसाइल्स हो, परसेंटाइल्स हो, उनकी सिमिलर टाइप ऑफ इंटरप्रिटेशन होगी। जैसे Q3 हमने पढ़ा है दैट इज इक्वल टू एक्चुअली 3/4 विच मीन्स 75%। तो मैं दोबारा से इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसको हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि एटलीस्ट 75% कस्टमर जो हमारे इस रेस्टोरेंट के अंदर आए हैं वो $8.463 स्पेंड करेंगे या इससे कम, या हम इसको यूं भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि एटलीस्ट 25% कस्टमर्स जो रेस्टोरेंट के अंदर आ रही हैं वो $8.463 स्पेंड करेंगे या इससे ज्यादा, ठीक है जी। सो सेम तरीके से हम P88 कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज 88 into n+1 डिवाइडेड बाय 100 into TH value। सो इसको खुद से कैलकुलेट कीजिएगा एंड द इंटरप्रिटेशन वुड बी द सेम। सो जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूँ कि लेट्स से जी 88 का आंसर है 8.50, ठीक है। सो इसका मतलब क्या होगा कि एटलीस्ट 88% कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि $8.50 स्पेंड कर रहे हैं या उससे कम, या हम इसको ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट 12% कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि 8.750 अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं या उससे ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं। Now we have clear how to calculate mean, median, Q3 and P90. Okay, now we are going to talk about how to calculate the variance and standard deviation. So variance हम कैसे निकालेंगे? So हमें data values given है, variance का formula हमने पढ़ा था which is S square would be equal to summation x minus x bar का square whole का square divided by n, ठीक है। So that mean हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो x bar of the data values कैलकुलेट कर लेंगे कि किस डाटा का x बार क्या है। नेक्स्ट क्या होगा, हम क्या करेंगे एक x का कॉलम बना लेंगे जिसमें हम इन वैल्यूज को लिख लेंगे दैट इज 4.20, 5.03 एंड सो ऑन। देन वी विल रिटर्न डाउन द वैल्यू ऑफ x बार जो कि कांस्टेंट नंबर होगा क्योंकि एक ही नंबर होगा। उसके बाद x माइनस x बार, ईच x में से उसकी कॉरस्पॉन्डिंग x बार की वैल्यू को माइनस करो और उसका स्केयर कर लो। देन हमें क्या करना है, इसका सम करना है। सो इसके सम को हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 9 से डिवाइड कर देंगे
so we will get the answer of the variance, right? So now we want to calculate the answer of the standard deviation. So अगर हम simple standard deviation mean हमें s calculate करना है, अगर हम s square का square root लेते हैं, so we will get the answer of standard deviation. रेंज हम कैसे निकालेंगे? जो आपके डेटा की लार्जेस्ट वैल्यू है विच इज 9.87, 9.87 में से अगर हम माइनस कर दें स्मॉलेस्ट वैल्यू विच इज 4.20, दैट वुड बी द आंसर ऑफ द रेंज. ओके, नेक्स्ट हमारे पास कि हमें कैलकुलेट करना है जी IQR. IQR का फॉर्मूला क्या था? विच इज इंटर क्वार्टर रेंज, दैट इज थर्ड क्वार्टाइल्स माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल. सो इट मीन हम इस डाटा का Q3 कैलकुलेट करेंगे और देन फिर हम Q1 कैलकुलेट करेंगे. ओके, एंड वी नो द फॉर्मूलाज ऑफ Q3 एंड Q1. सो वंस वी कैलकुलेट द Q3 माइनस Q1 तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, सो वी विल गेट द आंसर ऑफ IQR. ओके, बट नाउ द क्वेश्चन इज कि हम इस डेटा सेट के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, should I report variance as a measure of variation, should I report standard deviation, should I report range, or should I report IQR? तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? हमने पढ़ा था, रूल ऑफ थंब ये था कि अगर आपके पास डेटा जो है वो सिमेट्रिकल हो, सो एक तरीके का तो है कि हम सबसे पहले डेटा की शेप को चेक करें, राइट? सो डेटा की शेप को चेक करने के लिए हमने वन मेथड डिस्कस किया था कि आप क्या करो, आप जो है वो हिस्टोग्राम बनाओ और उसका शेप चेक करो, या आप स्टैम्प एंड लीफ प्लॉट बनाओ और डाटा की शेप चेक करो कि अगर वो सिमेट्रिकल है तो अप्लाई मीन, ठीक है? और उसके साथ हमने कहा था कि इंस्टेड ऑफ वेरिएंस यूज स्टैंडर्ड डेविएशन. व्हाई नॉट वेरिएंस? बिकॉज वेरिएंस हमें यूनिट स्क्वायर के अंदर आंसर प्रोवाइड करता है, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन हमें एक्चुअल यूनिट के अंदर आंसर प्रोवाइड कर रहा होता है. इसलिए जब भी आपने एवरेज मीन यूज करनी है ड्यू टू द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस डाटा की वेरिएशन के लिए आप स्टैंडर्ड डेविएशन इस्तेमाल करोगे. ओके, इवन अगर आपके पास डाटा की शेप्स यूनिफॉर्म भी आ जाए, तब भी आपने जो है, यूनिफॉर्म का क्या मतलब है? एग्जैक्टली सेम, मीन लाइक दिस टाइप, कि आपके बार की हर एक की हाइट ऑलमोस्ट सेम है. उस सूरत में भी आप जो है वो मीन एज एवरेज यूज कर सकते हो और वेरिएशन के अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन इस्तेमाल करोगे. बट हमने पढ़ा था कि अगर आपके डाटा की जो शेप है वो स्क्यूड है, ओके, चाहे वो पॉजिटिव स्क्यूड है चाहे वो नेगेटिव स्क्यूड है, तो देन एवरेज के लिए मीडियन और वेरिएशन के लिए हम IQR इस्तेमाल करेंगे. और अगर बाय मॉडल या ट्राई मॉडल आ जाए तो देन एवरेज के लिए मीडियन और वेरिएशन के लिए हम रेंज को इस्तेमाल करेंगे. ओके, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम कैसे निकाल सकते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, सो स्टैंडर्ड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो हमने पढ़ा था कि ये जो वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज एंड IQR है, दीज आर बेसिकली द एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, जो कि हमें आपके यूनिट के अंदर आंसर प्रोवाइड कर रहे होते हैं पर्टिकुलर यूनिट में. जबकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूनिट फ्री होता है, ये आपको प्रोपोर्शन की शक्ल में या फिर परसेंटेज की शक्ल में वेरिएशन दे रहा होता है. और ये उस वक्त बहुत ज्यादा प्रेफरेबल होता है कि जब भी आपने दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स को विद रिस्पेक्ट टू कंसिस्टेंसी या विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबिलिटी चेक करना है कि कौन सा फैक्टर ज्यादा कंसिस्टेंट है या कौन सा वेरिएबल ज्यादा वेरिएशन प्रोड्यूस कर रहा है. सो ऑब्वियसली जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर कम होगा, चाहे उनके यूनिट डिफरेंट भी हो, मसलन एक कार्बन मोनोऑक्साइड है और एक इंचेस के अंदर वेरिएबल है, ठीक है, सो इवन तब भी आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस को इस्तेमाल कर सकते हो टू चेक द वेरिएशन इन द पर्टिकुलर वेरिएबल. जिस वेरिएबल के वेरिएशन कम होगी वो ज्यादा कंसिस्टेंट होगा. सो इन अदर सेंस हम ये कह सकते हैं कि जिसकी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर ज्यादा होगा उसमें वेरिएशन ज्यादा होगा. ठीक है जी. अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या ये जो डाटा सेट है ये स्क्यूड है या सिमेट्रिकल है या कौन सी शेप है? एक तो तरीकेकार हमने कहा था कि हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करें. सो एक दूसरा शॉर्ट मेथड भी है जो कि हम मैथमेटिकली यूज कर सकते हैं. वो क्या है कि आप मीन मीडियन कैलकुलेट करो, ठीक है, मीन मीडियन एज वेल एज मॉड कैलकुलेट करो. अगर मीन मीडियन मॉड, इफ द मीन is equal to the median, okay, is equal to the mod है,
तो देन इट मीन ये वाला जो डाटा वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और एज वेल एज ये जो है वो यूनिफॉर्म होगा। बट जनरली आपके पास क्या होता है कि अगर मीन मीडियन मॉड इक्वल है तो आपके पास मेनली ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिकेट कर रहा होता है, ओके। बट अगर ये इक्वल नहीं है तो देन फिर आपका डाटा जो है वो स्क्यूड है। सो देन दे हैव द रिलेशनशिप कि अगर पॉजिटिव स्क्यूड है तो मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मॉड, कुछ इस तरह का आपके पास रिलेशनशिप बनता है, जो कि मैं आपको लेटर भी जाकर डिस्क्राइब करूंगा कि वो क्या होता है। बट अगर आपके पास जो डाटा का मीन मीडियन और मॉड इक्वल है, ठीक है, या मीन और मीडियन इक्वल है, तो हम कहेंगे कि वी विल अप्लाई द डाटा शेप इज द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? सो विद रिस्पेक्ट टू द डाटा एंड देन फिर हमने कहा था कि जी बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ A to C व्हाट कंक्लूजन कैन यू रीच कंसर्निंग द अमाउंट स्पेंड फॉर लंच। ओके, अब आपने करना क्या कि अगर तो ये मीन मीडियन इक्वल आ जाते हैं इट मीन सिमेट्रिकल होगा, सो विच मीन जो मीन और मीडियन का आंसर होगा तो हम कहेंगे कि आपका जो कस्टमर है वो ऑन एवरेज इतने अमाउंट स्पेंड कर रहा होगा, ठीक है। और अगर हम कहते हैं कि वो मीन हम यूज कर रहे हैं एज एवरेज, तो वेरिएशन के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेंगे, और अगर आप एवरेज के लिए मीडियन इस्तेमाल कर रहे होगे तो वेरिएशन के लिए आप IQR इस्तेमाल करोगे। ओके, सो रिमेंबर दैट कि आपने कभी भी ओनली एवरेज बेसिस के ऊपर कंक्लूजन्स नहीं देने, ठीक है। आपने हमेशा जब भी कंक्लूजन्स किसी चीज के बारे में देना है तो आपने एवरेज और स्टैंडर्ड वेरिएशन का कॉम्बिनेशन से आंसर प्रोवाइड करना है, राइट? बिकॉज इट्स अ वेरी फनी एग्जांपल कि अगर हम कहें कि हाँ, मैं एक बंदा है उसके आधे पोर्शन को जो मैं जो है वो बर्फ के अंदर रख दूं और आधे बंदे को मैं आग लगा दूं, तो ऑन एवरेज तो उसका टेम्परेचर ठीक होगा, राइट? सो बट दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि वेरिएशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जब भी आपने रिपोर्ट करना है आपने एवरेज और एज वेल एज वेरिएशन दोनों को जो है वो कंप्यूट आउट करना है टू मेक द कंक्लूजन और टू मेक द रिजल्ट्स, ठीक है जी। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सबको क्लियर हो गया। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपको कह रहे हैं कि वी हैव बीइंग ऑपरेशन मैनेजर, हम एक प्लांट के ऊपर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है, और हम 2 तरह के टायर्स जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उनका हमारे पास जो है वो इनर डायमीटर हमने उनका डाटा कैलकुलेट किया हुआ है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट कि उस जो डायमीटर होगा वो 575 मिलीमीटर होना चाहिए, और हमने 5 टायर्स का जो है वो लिया है, और जो कि 2 ग्रेड के, ग्रेड X के टायर्स हैं, ग्रेड Y के टायर्स हैं, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि फॉर ईच ऑफ 2 ग्रेड्स ऑफ टायर्स हमें कैलकुलेट क्या करना है, मीन मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। टू चेक दैट, स्पेशली मीन और मीडियन हम क्यों चेक कर रहे हैं, टू चेक दैट कि क्या हम ऑन एवरेज 575 जो है वो डायमीटर, इनर डायमीटर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं ग्रेड X और ग्रेड Y के लिहाज से हमने चेकआउट करना। आई होप कि ये आप लोग कर लोगे, और टू कैलकुलेट द मीन with this data as well as standard deviation as well as standard median. Similarly for this data as well, how to calculate the mean, median and standard deviation, so we know that. Next question is which grade of tires providing the better quality, ठीक है। सो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो ग्रेड ऑफ टायर है वो बेटर क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहा है, ओके। सो कोई बता सकते हैं इसका? हमारे पास क्या है कि एक जो बेस्ट वे है कि हम यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट कर लें, ठीक है। जो एक स्टार्टिंग पॉइंट आप कर सकते हो, आप क्या करो, आप सिंपल क्या करो कि पहले तो आपने ऑलरेडी पार्ट 1 के अंदर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला हुआ, ठीक है। आप इसके मीन और इसके मीन एज वेल एज दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशंस को जेनेरिकली कंपेयर करके भी चेक कर सकते हो, बट बेटर वे क्या है कि दोनों का आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ग्रेड X, ठीक है जी, सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ग्रेड Y, राइट। सो जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा वो बेटर क्वालिटी हमें प्रोड्यूस कर रहा होगा, ठीक है, वो बेटर प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड कर रहा होगा, क्लियर जी। एज वेल एज आपने ये भी देखना है
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि आप ये देखो कि ग्रेड एक्स और ग्रेड वाई के परस्पेक्टिव से ऑन एवरेज जो है वो आपके पास क्या रहे कि एवरेज आप 575 के करीब करीब कौन सा है, एक्स है या वाई है, ठीक है। और सेकंड क्या है कि विद रिस्पेक्ट टू कंसिस्टेंसी अगर आपने देखना है तो देन फिर हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे एवरेज वैल्यू भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर, एज वेल एज कंसिस्टेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से या वेरिएबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने हमें टारगेट वैल्यू दी हुई है कि आपके जो टायर का डायमीटर होना चाहिए वो 575 होना चाहिए। So that's why we are saying the average value is important. But साथ ही साथ जैसे हमने कहा कि वेरिएशन भी इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, एक तो तरीकेकार ये है कि दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन को भी कंपेयर करो। सो जिसका मीन सबसे करीब है 575 के और स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, हम उसको प्रेफर कर लेंगे। सो दूसरा तरीकेकार क्या है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशन के लिए कि हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करेंगे। सो जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा we will say that grade is better, ठीक है। so I hope कि you have clear कि with respect to average हम किसको देख रहे हैं, क्योंकि हमने टारगेट को मीट करना है, और वेरिएशन को क्यों हम देख रहे हैं, ताकि हम वेरिएबिलिटी एज वेल एज कंसिस्टेंसी पर्सपेक्टिव को देख सकें। क्लियर जी। ओके, जो नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है वो हमें ये कह रहे हैं कि अगर हम y की जो वैल्यू 578 है इसको हम रिप्लेस करते हैं 588 पे, तो अब आपके रिजल्ट्स या अब आपके कंक्लूजन्स क्या होंगे। सो इसको खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो लेट मी नो, राइट। ओके, सो फोर्थ पार्ट जो है इसमें हमारे पास जो है वो क्वेश्चन ये है कि वो कह रहे हैं दैट इज जो हमें गिवन है, हमें ये वैल्यूज गिवन है 3, 6, 2, 1, 7 एंड 5, राइट। Let's say मैं इनको रिप्रेजेंट कर लेता हूँ with x. So these are the values which is 3, 6, 2, 1, 7 and 5. Okay, so these are the values. Let me write again. We have 3, we have 6, we have 2, 1, 7 and 5. Right? So these are the values. एंड नेक्स्ट वो हमें कह रहे हैं कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से और देन ऐड कर दें 5, सो दैट मीन हमारे पास एक नेक्स्ट वेरिएबल आ जाएगा। वो कहते हैं कि अगर मैं इस वेरिएबल को 2 से मल्टीप्लाई करूं और इसमें ऐड कर दूं 5 से, तो मेरे पास एक नया एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। सो उसको मैंने कह दिया ये y के बराबर है, और वो वैल्यूज भी हमें गिवन है, ठीक है। सो दैट इज 11, 17, 9 एंड सो ऑन। अब हमें वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएंस एंड मीन ऑफ द टू सेट, कि हमने विद रिस्पेक्ट टू मीन इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बताना है और एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू वेरिएंस बताना। ओके, सो हमने लास्ट टाइम अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। सो अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी क्या होती है, वन ऑफ दैट इज कि अगर आपके पास है y, हमारे पास एक इक्वेशन है जी y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। सो हमने अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो वेरिएबल होता है उसका हम एवरेज ले लेते हैं। सो दैट मीन y बार वुड बी इक्वल टू 2 into x बार प्लस 5। सो विच मीन कि अगर कोई कांस्टेंट है वो एज इट इज रहेगा, चाहे कोई टर्म ऐड हो रही है चाहे माइनस हो रही है वो एज इट इज रहेगी। अगर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। सो विच मीन y बार जो है कि अगर मैं इन सबको जमा करूं और नंबर ऑफ वैल्यूज जो है दैट इज 5, ओके 1 2 3 4 5 6। सो अगर नंबर ऑफ वैल्यू 6 पे डिवाइड करूं, सो जो इसका आंसर आएगा इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट हम जो है वो अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर लें। सो अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी क्या है कि इंस्टेड ऑफ कंप्यूटिंग y बार डायरेक्टली फ्रॉम दिस डेटा सेट, हम क्या करें इस डेटा सेट से x बार को कैलकुलेट करें। जो x बार का आंसर आए उसको हम यहाँ पे पुट करें, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और देन उसमें ऐड कर दो 5 को, तो एग्जैक्टली y बार के आंसर के बराबर ही होगा। इज इट क्लियर जी? ठीक है, ठीक है जी। ओके, ये मीटिंग एंड हो रही है, काइंडली दोबारा इसी आईडी से लॉग इन कर लीजिएगा, तो देन फिर हम आगे डिस्कस